आज 10th क्लास का 5th लेसन लोकगीत। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर और भाषा की बात को देखेंगे। इसके राइटर है भगवत शरण उपाध्याय। तो सबसे पहले उन्मुखीकरण के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। ये एक तरह का लोकगीत है। लोकगीत అంటే జానపద గీతాలను लोकगीत अंटारो। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं। हाथों में क्या रचने वाली है? तो इसका आंसर होगा हाथों में मेहंदी रचने वाली है। क्या रचने वाली है? मेहंदी हाथों में रचने वाली है, पहला आंसर होगा। इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है? इस तरह के जो गीत है, जो अभी पैराग्राफ में जो गीत है, इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है? लोकगीत। ये नंबर 2, ये दूसरा आंसर होगा। किन किन संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं? त्योहारों में, शादी, जन्मदिन संदर्भों में हम लोकगीत को गाए जाते हैं। अब पेज नंबर 24 का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है? लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं? జానపదాల గీతాల గురించి మీకేం తెలుసు? लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। ये घर, गांव और नगर के जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। జానపద గీతాలు అందులో ఉన్న తాజాదనంతో జనాలు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు కాబట్టి అది శాస్త్రీయ సంగీతంతో చాలా వేరుగా ఉంటుంది. జానపద గీతాలు ప్రజల సంగీతం. కుటుంబం, గ్రామం, నగర ప్రజలు పాటలు పాడతారు. దీనికి ప్రాక్టీస్ చేసే అవసరం ఉండదు. ఎక్కువ శాతం ఫెస్టివల్ అప్పుడు, లేకపోతే పెళ్ళిళ్ళు, బర్త్డే ఇలాంటి విశేషమైన సందర్భాలలో వీటిని పాడతారు. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत और संगीत का क्या संबंध है? लोकगीत అంటే జానపద గీతాలది ఇంకా సంగీతంది, శాస్త్రీయ సంగీతం, ఈ రెండిటికి ఎలాగా సంబంధం ఉంది అది చెప్పాలి. लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है. అంటే జానపద గీతాలు అందులో ఉన్న ఉత్సాహం, జానపద గీతాలు తాజాదనంతో, అందులో ఉన్న హుషారు, అంటే హుషారైన పాటలు కదా, అందులో ఉన్న హుషారుతోటి శాస్త్రీయ సంగీతంతో చాలా భిన్నంగా వేరుగా ఉంటుంది. लोकगीत सीधे जनता का गीत है. लोकगीत जो है सीधा जनता का, అంటే పబ్లిక్ డైరెక్ట్గా పాటలు పాడేస్తారు. इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है. దీనికోసం ప్రాక్టీస్ చేయవలసిన అవసరం ఉండదు. त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं. అంటే పండగలప్పుడు, లేకపోతే బర్త్డే, మ్యారేజ్ డే ఇలాంటి ఏవైనా విశేషమైన కార్యక్రమాలు ఉన్నప్పుడు వీటిని పాడతారు. ये गीत बाजों की मदद के बिना ही ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं. వీటికి పాడడానికి ఎక్కువ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవసరం లేదు. ఉన్న వాటితోటే పాటలు పాడేస్తారు. జైసేకి సాధారణ ఢోలు, చేతి తాళం, తప్పెట్లు, పిల్లన గ్రోవి ఇలాంటి వాటితోటే వీటిని. ये क्वेश्चन पेज नंबर 25 का है. पेज नंबर 25 का क्वेश्चन है, 3rd और 4th. स्त्रियों के लोकगीत कैसे होते हैं? स्त्रियों के लोकगीत कैसे होते हैं అంటే ఆడవాళ్ళది జానపద గీతాలు ఎలా ఉంటాయి? स्त्रियों के लोकगीत अनंत संख्या में होते हैं. ఆడవాళ్ళ పాటలు చాలా ఎక్కువగానే అనంత సంఖ్యలో ఉంటాయి. ये भी लोकगीत ही है. इन्हें अधिकतर औरतें ही गाती हैं. इन्हें సిరజితి भी अधिकतर स्त्रियां ही है. ఎందుకంటే ఎక్కువ శాతం ఆడవాళ్ళ మీదే ज़्यादातर गाने बनते हैं. ज़्यादातर गाने औरतों के ऊपर ही बनते हैं. कोई मैरिज हो गया, फंक्शन हो गया, मेहंदी, विदाई,
ऐसे सारे ज़्यादातर प्रोग्राम पूरे औरतों के ही होते हैं, इसलिए लोकगीत भी ज़्यादातर औरतों के ही होते हैं। ఎక్కువ శాతం ఈ లోక్గీత్ ఆడవాళ్ళ పాటలు ఎక్కువ శాతం వాళ్ళే రచిస్తారు, వాళ్ళే పాడతారు, దీని అందంగా మ్యూజిక్తో పాటు వాళ్ళే పాట పాడతారు। लोकगीत किसके प्रतीक है? लोकगीत हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। लोकगीत माना संस्कृति सभ्यता को प्रतिरूप। लोकगीत उद्यम जीवन के ही गाँव के अनंत सख्यक गाने के प्रतीक है। ये त्योहारों के भी प्रतीक है। लोकगीत क्या है? हमारे भारत देश में कई तरह के त्योहार मनाते हैं, उन सारे त्योहारों के समय में लोकगीत को गाया जाता है, तो यह हमारे अनेकता में एकता का प्रतीक है। अर्थग्रहिता और प्रतिक्रिया। अब इसके क्वेश्चन को देखेंगे। लोकगीत ग्रामीण जनता का मनोरंजन का साधन है। कैसे? मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट का साधन है, कैसे वो बताना है। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है। ये लोकगीत घर गांव और जनता के गीत हैं। इसके लिए कोई साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर एक गाए जाते हैं, एक गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। ये बड़े आह्लादकारक और आनंददायक होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जनता का मनोरंजक साधन है। तो లోక్గీత్ ఇంకా శాస్త్రీయ సంగీతంలో జానపద గీతాలు ఇంకా శాస్త్రీయ సంగీతంలో అటూటమైన సంబంధం ఉంది। ఎంటర్టైన్మెంట్ की जो दुनिया है, इस दुनिया में జానపద గీతాలు చాలా మహత్వమైన స్థానం ఉంది, వీళ్ళకి చాలా గొప్ప స్థానమే ఉంది। పాటలు లేకుండా సంగీతం లేకుండా మన లైఫ్ ఎక్దమ్ బోర్ అయిపోతుంది। జానపద గీతాలు ఎక్కువ శాతం విలేజ్లోనే పాడతారు, కానీ ఇప్పుడు కాలం మారింది కాబట్టి ఆ విలేజ్లో ఉన్న ఆ పాటలు అంత ఉత్సాహం ఉంది, उल्लासम मुंदी करके शहरों नगरों में भी अब उस लोकगीत को गाए जाते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती। పండగలప్పుడు లేకపోతే విశేష కార్యక్రమాలు ఏవో జరిగేటప్పుడు ఇవన్నీ పాటలు పాడతారు, जैसे कि शादी विदाई मेहंदी बर्थडे ऐसे कुछ भी प्रोग्राम रहा तो इन गीतों को गाया जाता है। ये बहुत ही आह्लादकारक होते हैं और आनंददायक होते हैं, చాలా ఆనందంగానో ఆహ్లాదకరంగానో ఉంటాయి। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जनता का मनोरंजक साधन है। अभी हमने इस आंसर्स को देख लिए। अब नेक्स्ट है हिंदी या अपनी मातृभाषा में कोई लोकगीत सुनाइए। అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి, మీ మదర్ టంగ్లో కానీ హిందీలో కానీ ఏదో ఒక జానపద గీతాన్ని రాయమంటున్నారు, ఇది మీ ఓన్గా రాసుకోవచ్చు। జానపద గీతాలు అని అంటే ये है ना आप लोग जो गाते हो, బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలు బంగారు బతుకమ్మ ఉయ్యాలు అని సాంగ్ ఉంది కదా, ఆ సాంగ్ను కూడా మీరు ఇక్కడ రాయొచ్చు। तो ये आंसर आप लोग खुद अपने से बना सकते हो। अभी देखते हैं ये वाला बिट। लोकगीत है संगीत सीधे जनता के, तो जम्बलिंग दिया है ये वर्ड्स, इसको हम करेक्ट सेंटेंस में बैठाना है। तो इसको हम कैसे बैठाएंगे, इसको लिख सकते हैं लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, इसको ऐसे लिखना है। दूसरा दिया है मदर ढोलक की से स्त्रियां है गाती, तो इसका क्या बनेगा, स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है, ये ऐसा बनेगा। दिया गया पद्यांश पढ़िए और 2 प्रश्न को बनाइए। ये पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बनाना है। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार के हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है।
उत्तम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन बना सकते हैं। गांव के गीत गांव के गीत वास्तव में कितने प्रकार के हैं? वास्तव में कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इठला इठला कर लहराता है, क्या लहराता है? हम इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनेगा इठला 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 कर क्या लहराता है? ये सेकंड क्वेश्चन बना सकते हैं हम। नेक्स्ट ई बिट, पंक्तियां पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आया है तेलंगाना हमारा, गांव गांव विकास करेगा हमारा। यहाँ के तालाब भरेंगे अब पानी से, किसान करेंगे खेती खुशी से। तो हाँ, क्या बता रहा है, किसके बारे में? अब हमारा तेलंगाना आ गया है, हर गांव गांव में हम खुशी से खेती बाड़ी करेंगे, तालाब पानियों से भरेगा। किसके विकास की बात हो रही है? विकास అంటే डेवलपमेंट। किसके डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ करें? तेलंगाना के गांव 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 की विकास की बात हो रही है। तेलंगाना के गांव गांव की विकास की बात हो रही है। सेकंड होगा किसानों की खुशी का कारण क्या है? तालाब भरना किसानों की खुशी का कारण है, तो ये सेकंड आंसर होगा। तालाब भरना किसानों की खुशी का कारण है। अब ये आंसर देखते हैं सृजनात्मकता के। लोकगीतों की क्या विशेषता होती है? ये जो क्वेश्चन दिया है, ये आपके टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी यही आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है? लोकगीतों की क्या विशेषता है? क्या विशेषता होती है? विशेषता होती है। क्वेश्चन के लिए भी यहाँ कने दिया हुआ आंसर ही आपको लिखना है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सब के लिए यही आंसर आएगा। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में శాస్త్రీయ సంగీత్ से भिन्न है। జానపద గీతాలు అందులో ఉన్న హుషారు, తాజాదనం తోటి శాస్త్రీయ సంగీతంతో భిన్నంగా ఉంటుంది। ये सीधे जनता के संगीत है, ఇది डायरेक्ट पब्लिक का पाटलो। ये नगर, गांव और घर के जनता के गीत हैं। इनके लिए कोई साधना की जरूरत नहीं होती। ఈ జానపద గీతాలు పాడడానికి ఎక్కువగా ఎవరు ప్రాక్టీస్ చేయవలసిన అవసరం ఉండదు। त्योहार और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। ఏదైనా ఫెస్టివల్ ఉన్నా లేకపోతే విశేషమైన కార్యక్రమాలు అవి జరిగేటప్పుడు ఈ పాటల్ని పాడతారు। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। జానపద గీతాలు చాలా రకాలుగా ఉంటాయి। लोकगीत देश के आदिवासियों का संगीत है। ఆదివాసి అని అంటే आपके ट्राइबल पीपुल्स, ఆదివాసులు। लोकगीत మన దేశంలో ఉన్న ఎక్కువ ఆదివాసులు పాడే పాటలు। देहातों और गाँव में लोकगीत का वास्तव रूप दर्शाया जाता है। देहातों అంటే विलेजेस, మన గ్రామీణ ప్రాంతాలను ये आसानी तथा जनता के साधन भाषा शब्दों में लिखे जाते हैं। ఇవి చాలా ఈజీ వర్డ్స్లో ఉంటాయి, ఎందుకంటే విలేజ్ వాళ్ళు పాడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ఏరియాకి తగ్గట్టు ఉంటాయి। सेकंड क्वेश्चन है, लोकगीत पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है। జానపద గీతాలు ఇంకా సంగీతం ఇద్దరిది చాలా ఘనిష్టమైన సంబంధం। ఎంటర్టైన్మెంట్ వరల్డ్లో మనకి పాటలు లేకపోతే మనకి అంత బోర్గా ఉంటుంది। జానపద గీతాలు అందులో ఉన్న తాజాదనంతో, హుషారుతోటి పబ్లిక్ని ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది। అందుకనే ఇవి శాస్త్రీయ సంగీతంతో భిన్నంగా ఉంటాయి।
लोकगीत सीधे जनता का संगीत है। ये डायरेक्ट पब्लिक सॉन्ग्स, ये घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही इनकी रचना में भाग लिए हैं। ये गीत बाजो, ढोलक, करताल, झांझ और बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ఈ పాటను పాడతారు. రచించే వాళ్ళు కూడా ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు, మగవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దీన్ని సాధారణంగా ఢోలు, చేతి తాళము, తప్పెట్లు, పిల్లన గ్రోవి ఇలాంటి వాటిని యూజ్ చేస్తూ పాటల్ని పాడతారు. लोकगीत कई प्रकार के हैं. इनका एक प्रकार बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है. यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है. మధ్య ప్రదేశ్ का ढक्कन और छोटा नाग फैले हुए हैं. అంటే లోక్గీత్ చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. అందులో చాలా మందికి చాలానే నచ్చుతాయి. మధ్యప్రదేశ్, ఢక్కన్ और छोटा नागपुर में ये फैले हुए हैं. అంటే అక్కడ కూడా ఆ ఏరియాలో కూడా ఉన్న ఆదివాసులు ఈ సాంగ్ని పాడుతూ ఉంటారు. पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं. वार्षिक लोकगीत देश के गांव और देहातों में हैं. सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं. జానపదాల గీతాలు అని అంటే ఆ ఏరియాలో ఉన్న పబ్లిక్ ప్రకారము అవి ఏ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడతారో ఆ లాంగ్వేజ్ తోటే అక్కడ జానపద గీతాలని రాయబడతాయి, పాడబడతాయి. बंगला के लोकगीत है. पंजाब में महिया गाई जाती है. राजस्थानी में ढोला, मारू आदि गीत गाते हैं. ఇవన్నీ ఆ ఏరియాలో పాడే జానపద గీతాలు. जंगली जातियों में भी लोकगीत गाए जाते हैं. एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर ये गाए जाते हैं. జంగలీ జాతి అంటే అడవిలో ఉండే జాతులు ఉంటారు కదా, ఆదివాసుల్లాగే వాళ్ళు కూడా ఈ జానపద గీతాలని వాళ్ళు కూడా పాడుకుంటారు, ఆనందపడతారు. ఇవి కూడా టీముల ప్రకారంగానే గ్రూప్లో పాడతారు, డాన్సులు చేస్తారు. गांव और नगरों में गायिकाएं होती है. स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है. విలేజ్లోను నగరాల్లో కూడా వీటిని పాడే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఆడవాళ్ళు ढोलक సహాయంతో పాటని పాడతారు, डांस. अभी हमने एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन को देख लिए हैं. अपने मनपसंद विषय पर एक निबंध लिखिए. तो आपको एस्से लिखना है. क्या लिखना है यहाँ कने? एस्से लिखना है. एस्से आप किसी भी टॉपिक पर आप एस्से लिख सकते हो. तो ये वाले आंसर हम आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं. आपको यहाँ जो आंसर पसंद है वो लिख लीजिए, क्योंकि एस्से है. एस्से आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हो. आप देखते हैं सेकेंड ही. ये आंसर को देखेंगे. लोकगीतों में मुख्यतः ग्रामीण जनता की भावनाएं हैं. अपने शब्दों में लिखिए. त्योहारों और विशेष अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं. ये गांवों और देहातों में गाए जाते हैं. इसलिए इन लोकगीतों में मुख्यतः ग्रामीण जनता की मार्मिक भावना है. దేహాత అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలని, విలేజెస్ని దేహాత్ అంటారు. लोकगीतों को गाने वाले भी अधिकतर गांव की स्त्रियां ही हैं. इसलिए इन लोकगीतों में मुख्यतः ग्रामीण जनता की मार्मिक भावनाएं हैं. लोकगीत జానపద గీతాల్ని రచించేవారు ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళే ఉంటారు. వాళ్ళే రాస్తారు, వాళ్ళే పాడతారు. వాళ్ళు ఉంటాయో ఆ భావాలను వీళ్ళు పాట రూపంలో వ్యక్తపరుస్తారు. ఇన్కే లియే కోई సాధన की जरूरत नहीं होती. దీనికోసము జానపద గీతాలు పాడటం కోసం ప్రాక్టీస్ అవసరం ఉండదు. इसलिए इन्हें मुख्यतः ग्रामीण जनता की मार्मिक भावनाएं हैं. విలేజ్ వాళ్ళకి వాళ్ళ మనసుకి తోచింది పాడతారు కాబట్టి ఇది వాళ్ళ మనసులో ఉన్న భావాలను పాట రూపంలో వ్యక్తపరుస్తారు. इन देहाती गीतों की रचयिता कोरी कल्पना को मान ना देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं. వీళ్ళ పాటలు ఎక్కువ శాతం మన డైలీ లైఫ్ తోటి సంబంధం ఉంటుంది. మన డైలీ లైఫ్లో మనం ఏం చేస్తామో దాన్ని బట్టే ఆ పాటలు కూడా ఉంటాయి. इनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं. इसलिए भी इन गीतों में ग्रामीण जनता की मार्मिक भावनाएं. इन लोकगीतों की भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों
में గాయ जाते हैं. ఇది ఎక్కువ శాతం జానపద గీతాలు ఆ ఏరియాలో వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారో, ఏ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడతారో ఆ లాంగ్వేజ్కి తగ్గట్టే వాళ్ళ పాటలు కూడా ఉంటాయి. इस कारण ये ఆహ్లాదకరక్ और ఆనందదాయక్ होते हैं. అంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లోనే వాళ్ళు లోకల్గా యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ తోటే పాటలు పాడతారు కాబట్టి చాలా ఆనందంగా హుషారుగా ఉంటాయి. इसलिए भी इनमें ग्रामीण जनता का मार्मिक भावनाएं. भाषा की बात. साधना, त्योहार और देहात इनके पर्यायवाची शब्दों को लिखना है. साधना तो अभ्यास, साधना अभ्यास प्रयास. त्योहार, त्योहार का पर्व, पर्व उत्सव. नेक्स्ट है देहात. इस देहात का होगा गांव. गांव को देहात कहते हैं. ग्रामीण. सजीव, परदेसी, शास्त्रीय इनके अपोजिट लिखना है. विलोम शब्द मतलब अपोजिट लिखना है. सजीव, सजीव का अपोजिट क्या होगा? निर्जीव, निर्जीव. परदेसी, परदेसी का स्वदेशी. तीसरा है शास्त्रीय. शास्त्रीय का होगा अशास्त्रीय, अशास्त्रीय. ये हो गए इनके विलोम शब्द. सूचना पढ़िए और उनके अनुसार कीजिए. गायक, कवि, लेखक मतलब क्या होता है? जेंडर चेंज करना है. तो गायक, गायक का क्या होगा? गायिका. लिंग चेंज करने से गायक का गायिका. कवि, कवि का कवित्री. कवि, कवित्री. लेखक, लेखिका. धर्म, मास, दिन, उत्सव इक प्रत्यय जोड़कर लिखना है. धर्म में इक प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगा? धार्मिक. धर्म में इक जोड़ने पर बनेगा धार्मिक. अभी आप लोग यहाँ सोच लीजिए कि धा में आ की मात्रा कैसे आया है? धर्म है ना, तो धर्म में इक जोड़ने से धार्मिक होना चाहिए. धार्मिक क्यों हुआ? तो ये सब नियम पर चलता है. हमारा उपसर्ग और प्रत्यय के अलग से वीडियो बने हुए हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं. हम इस लेसन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लीजिए. मास, मास में इक प्रत्यय जोड़ने पर बना मासिक. मासिक. दिन में इक जोड़ने पर क्या बना? दैनिक. इक जोड़ने पर क्या बना? दैनिक बना. उत्साह, उत्साह का क्या बनेगा? औत्साहिक बनेगा. औत्साहिक. इन्हें समझिए और अंतर को स्पष्ट कीजिए. डिफरेंस बताना है. दोनों में डिफरेंस. उपेक्षा मतलब क्या होता है और अपेक्षा मतलब क्या होता है? तो उपेक्षा मतलब अवहेलना. अवहेलना, अवहेलना होता है. और अपेक्षा, ये जो अपेक्षा है, इस अपेक्षा का अर्थ होता है चाह. दोनों में डिफरेंस समझो. उपेक्षा और अपेक्षा. उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना और अपेक्षा का होता है चाह, इच्छा. ये सारे वर्ड्स को ले सकते हैं. दूसरा है कृतज्ञ और कृतज्ञ. तो कृतज्ञ का मतलब होता है ऋणी, आभारी. इसको आभारी, ऋणी भी लिख सकते हैं हम. और दूसरा कृतज्ञ. इस कृतज्ञ का मीनिंग उपकार को ना मानने वाला. उपकार न मानने वाला. ऐसा लिख सकते हैं. बाहर और बाहर. बाहर, बाहर का मतलब क्या होता है? खिलती हुई जवानी, ने तो वसंत ऋतु, ये लिख सकते हैं. तो आप यहाँ लिख सकते हैं वसंत ऋतु.
बाहर आ गए मतलब वसंत ऋतु। सिर्फ समझो, वर्षा ऋतु। और बाहर, बाहर का मतलब क्या होता है? अलग, दूर, बाहर, किसी सीमा के बाहर। सपोज क्लासरूम है तो क्लासरूम से बाहर, मतलब एक सीमा रह गया ना, तो सीमा से बाहर लिख सकते हैं, सीमा से बाहर। बाहर आपका क्लासरूम में, क्लासरूम से बाहर निकल गए तो उसको कह देंगे बाहर। तो मीनिंग समझिए, डिफरेंट समझो। दावत और दवात। दावत मतलब क्या होता है? किसी फंक्शन में इनवाइट करना, किसी फंक्शन में जाके खाना खाना, इसको कहते हैं दावत। भोज का निमंत्रण, भोज निमंत्रण, भोज निमंत्रण। और दूसरा है आपका दवात। दवात అంటే पहले हम देखो इंक पेन का यूज़ करते थे, अभी बोलने से ये पेन हो गया है, लेकिन उससे पहले आपके डैडी मम्मी ज़्यादातर यूज़ किए होंगे इंक पेन। तो इंक पेन में से जो इंक भरने की जो शीशा होती थी, जो बोतल होती थी, उस बोतल को कहते हैं दवात। शीशा, इंक, जो पेन की जो इंक डालने वाली जो शीशा होती है, उस शीशा को कहते हैं। स्याही रखने का बर्तन कर भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बिट जो है वो उतना कुछ खास नहीं है, इसलिए उस बिट को हम नहीं बता रहे। तो यहाँ से हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है।